मालदीव में अब मुइज़ ने कुछ ऐसी घोषणा की है जिसके बाद माना जा रहा है कि मालदीव में भी टेंशन अभी बरकरार है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना को एक और झटका दे दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के पड़ोसी मालदीव के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने आर्थिक सुधारों के प्रयासों के हिस्से के रूप में लागत में कटौती की घोषणा की है। मंगलवार को राष्ट्रपति के कार्यालय ने घोषणा की है कि मोहम्मद मुइज़ अपनी सैलरी में 50% नहीं लेंगे। कर्ज के संकट से निपटने के लिए मालदीव में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की जाएगी। बैंकों को छोड़कर सभी राजनीतिक नियुक्तियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि जब 2025 का बजट पेश किया जाएगा तो आर्थिक सुधार एजेंडे के तहत सरकार खर्च को कम करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए कई उपाय किए जाएंगे। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़ की सैलरी अगले साल से $29,000 हो जाएगी। 2016 की जनगणना के मुताबिक मालदीव में औसत घरेलू आय प्रति वर्ष 3,16,740 रुपया है, जो वहां की करेंसी है। जज और सांसदों को कटौती से छूट मिलेगी। हालांकि मुइज़ के ऑफिस ने उम्मीद जताई है कि वे स्वेच्छा से 10% की कटौती पर सहमत होकर बोझ को साझा करेंगे। 2 सप्ताह पहले मुइज़ ने बोझ को कम करने के लिए मंत्रियों समेत 225 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियों को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त लोगों में 7 राज्य मंत्री, 43 डिप्टी मंत्री, 178 राजनीतिक डायरेक्टर शामिल थे। इस कदम से देश के हर महीने $3,70,000 बचत की उम्मीद थी। मुइज़ की घोषणा लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी चिंताओं के बीच आई है। अपने लेटेस्ट अपडेट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार गंभीर रूप से निम्न स्तर तक गिर गया है। विदेशी कर्जों को लौटाने के कारण तरलता जोखिम बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार 2017 के बाद से अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। मालदीव के पास जितना रिजर्व है वह केवल 1 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। देश का कर्जा 2024 की पहली तिमाही में $8.2 अरब या GDP का अनुमानित 115.7% तक पहुंच गया है। खैर, ये तो होना ही था। जिस तरीके की नीतियां मालदीव चल रहा था, ऐसे में ये सारी चीजें होती है। जहां चाइना की एंट्री होती है वहां चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती। एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स नई दिल्ली में आयोजित भारत और जर्मनी के बीच 7वां अंतर सरकारी परामर्श में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। गुरुवार को स्कोल्स ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। PM मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदी में पोस्ट किया। जर्मनी के चांसलर भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने PM मोदी के साथ मिलकर एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को स्कोल्स ने PM मोदी के साथ मिलकर संबोधित भी किया। PM मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर स्कोल्स चौथी बार भारत आए हैं। पहले मेयर के रूप में 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखलाता है। उन्होंने आगे कहा कि 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहाँ CEO फोरम की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच में 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। PM मोदी ने कहा कि ये साल भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां साल है। अब आने वाले 25 साल इस साझेदारी को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 सालों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है। भारत की कुशल मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने कुशल भारतीयों के लिए हर साल मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी के विकास को नई गति मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डेटा के मजबूत स्तंभ पर खड़ा है। प्रतिभा, टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण और आधारभूत संरचना भारत के विकास के उपकरण हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि हमें
आर्थिक सहयोग की जरूरत है। वैश्वीकरण सभी देशों की सफलता की कहानी रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी की दुनिया कुछ ऐसी है जहां हमें प्रगति के लिए काम करना है। बहुध्रुवीय दुनिया में कोई वैश्विक पुलिसकर्मी नहीं है, कोई नियम संस्थान नहीं है। हम में से प्रत्येक को इसकी रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ युद्ध में सफल होता है तो इसका परिणाम यूरोपीय सीमाओं पर होगा। इससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मध्य पूर्व में भी तनाव जारी है। कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी चीन सागर सभी युद्ध बिंदु पर है। कोल्च ने कहा कि आज हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। पिछले साल ही जर्मनी में काम करने वाले भारतीयों की संख्या में 23,000 की वृद्धि हुई है। ये प्रतिभा हमारे श्रम बाजार में स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि जर्मनी अपनी वीजा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर रहा है, प्रक्रिया में तेजी भी ला रहा है ताकि भारत को दिक्कत न हो। खैर, अब ये जो रूप रंग देख रहे हैं आप, इसके साथ जर्मनी ने एक और काम किया है। जर्मनी ने यहाँ पर जो भारत को लेकर नियम थे, उन नियमों को भी बदल दिया है ताकि भारत के साथ वो व्यापार कर सकें, व्यापार में किसी तरह की रुकावट न आए। ये भी माना जा रहा है कि जर्मनी के साथ जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी जर्मनी यहाँ पर बेचैन है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि भारत को हथियार बेचना चाहता है जर्मनी और स्पेन दोनों ही यहाँ P-75I में घुसना चाहते हैं। स्पेन की भी नज़र इसमें है। 6 अत्याधुनिक परंपरागत पनडुब्बी खरीदना चाहता है भारत। जर्मनी बनाम स्पेन में होड़ भी मची हुई है और 18 साल बाद भारत में स्पेन के पीएम भी आ रहे हैं। पर यहाँ पर माना जा रहा है ये सब के पीछे कारण क्या है, जर्मनी अचानक से ऐसा क्यों चाह रहा है, तो दरअसल जर्मनी अपनी निर्भरता चाइना के साथ खत्म करना चाह रहा है। जर्मनी चाह रहा है कि चाइना +1 में उसे कोई दूसरा देश भी मिले और वो देश यहाँ उसकी मदद करे, उस देश से ये पार को बढ़ाएं और उस देश को इन्होंने चुना है भारत के रूप में। भारत के रूप में चुनने के पीछे इनका कारण ये है कि इकोनॉमिक तौर पर भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि भारत में जनसंख्या जो है यंग लोगों की ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से यंग लोग यहाँ फोकस में आ रहे हैं। कार्य बल के लिए भी यंग लोगों की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि यूरोपीय यूनियन में जब चाइना के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था और इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा था, तो जर्मनी इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि जर्मनी को ये लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय से हम चाइना के ऊपर आश्रित हैं। ऐसे में चाइना से पल्ला झाड़ना ठीक नहीं होगा। अब इन्होंने भारत की तरफ कदम उठाया है, कदम बढ़ाया है, लेकिन आपको बता दूं जर्मनी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे विश्वास वाले रिश्ते बहुत कम ही रहे हैं। कई मौकों पर जर्मनी ने हमें धोखा भी दिया है। अब ऐसे में डिफेंस के समझौते जर्मनी के साथ करना ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात होगी। बाद बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किया ही जा सकता है। चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका है कि एक बड़ा साझेदार उसके हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।